ये रिसर्च का मॉक टेस्ट 7 है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टोटल एरर इन अ रिसर्च इज इक्वल टू, देखिए ये जो मैंने सैम्पलिंग एरर है इसको मैं S.E से डिनोट किया है और नॉन सैम्पलिंग एरर को NSE से। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट ऑफ सैम्पलिंग एरर प्लस नॉन सैम्पलिंग एरर, यही मतलब हुआ ना इसका। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये मतलब है इसका। 0.5 का मतलब मैंने अंडर रूट लगाया है। अब आप देखिए कि जो आपका सैम्पलिंग एरर होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये सैम्पलिंग एरर है और ये नॉन सैम्पलिंग एरर है। देखिए सैम्पलिंग एरर का मतलब ये हुआ कि इट इज लिमिटेड टू एनी डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। ये कोई भी डिफरेंस अलाउ कर देता है बिटवीन सैंपल एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। ओके, दैट अराइज, क्योंकि जो सैंपल साइज होता है इसमें क्या होता है, सिंस द सैंपल साइज इज लिमिटेड, जो आपका सैंपल साइज होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि लिमिटेड सैंपल साइज होता है, ज्यादा बड़ा सैंपल साइज न होने की वजह से सैंपल वैल्यूज और यूनिवर्सल वैल्यूज के बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज होते हैं, तो वो सैम्पलिंग एरर कहलाती है। नॉन सैम्पलिंग एरर जो होती है कि ये एक स्टैटिस्टिकल टर्म होती है दैट रिफर्स टू एन एरर। ये कब आती है, ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, जब हम डेटा को कलेक्ट करने जाते हैं, ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन ये एरर अराइज होती है एंड कॉजिंग डेटा टू डिफर फ्रॉम ट्रू वैल्यूज, जो कि क्या करता है कि अपनी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, कॉजिंग डेटा टू डिफर फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यूज, जो कि अपनी ट्रू वैल्यूज से डिफर करता है। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग एरर है और ये नॉन सैम्पलिंग एरर है। अब आप इसमें देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स। एक रिसर्चर है, उसने क्या किया कि अपनी एक पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ठीक है, और उसके साइज ऑफ द सैंपल, और जब उसने इन सब में से कुछ साइज सैंपल साइज निकाला, सैंपल साइज 1, सैंपल साइज 2, सैंपल साइज 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसने क्या करा, उसको फिक्स कर दिया। उसने इन सारे सैंपल साइज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स मतलब कि उसको बिल्कुल निश्चित कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कौन सा सैंपल बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया भी होगा कि इसको हम स्ट्रेटिफाइड सैंपल बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल जो होता है, स्ट्रेटा मतलब होता है ग्रुप्स, आपने पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेटा बनाया जाता है, स्ट्रेटा को हम बोलते हैं ग्रुप्स, ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है, अब मेनली क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब यही होता है कि जो पॉपुलेशन है इट इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप्स एंड इन ग्रुप्स को हम स्ट्रेटा बोलते हैं, और एक प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है जिसमें हमेशा हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपल एक प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है जिसमें से हम क्या करते हैं कि एक रैंडम सैंपल इज सेलेक्टेड, अ सैंपल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, जिसका आउटकम अनप्रिडिक्टेबल होता है ना। अ रैंडम सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रेटा। ठीक है, तो इट इज दिस रैंडम सैंपल इज कलेक्टेड और ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आपका जो होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपल होता है। लेकिन जो आपका एक कोटा सैंपल होता है, कोटा सैंपल एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, ये भी देख लीजिए, ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है और स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है। तो कोटा में क्या होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं दे क्रिएट अ सैंपल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल पॉपुलेशन। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ट्रेड्स या क्वालिटीज की वजह से हम कोटा सैंपल डिसाइड करते हैं। कोटा कहते हैं ना हम, जैसे हिंदी, अब हिंदी का छोड़ो, बस आप इतना याद रखो कि इसमें जो रिसर्चर होता है, ही और शी चूज द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेड्स। कुछ उनके स्पेसिफिक खास ट्रेड्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं। ओके, एंड आप कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉपुलेशन को जब डिवाइड करते हैं, व्हेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय स्टेट, तो वो हम किस तरह से डिवाइड करते हैं कि व्हेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड, सो दीज द पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पीपल और द स्टेट इन विच दे लिव इन और इनकम और एजुकेशनल लेवल। मतलब इस पॉपुलेशन में हम इंडिविजुअल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, द स्टेट इन विच दे लिव इन, या इनकी इनकम कितनी है, या इनकी जो है एजुकेशन लेवल कितना है। ठीक है,
ये मेल है कि फीमेल है, तो ये सब क्या है, इनका स्पेसिफिक ट्रेट है। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें एक ऐसा सैंपल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि इंडिविजुअल्स के ऊपर ये बेस्ड होता है, इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल, ठीक है। और स्ट्रेटा में हम साइज को फिक्स कर देते हैं। क्लस्टर मैंने आपको बताया था कि एरिया सैम्पलिंग होती है, मैंने आपको बताया था कि एरिया सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन आपका होमोजीनियस होना चाहिए। इसमें लॉन्ग क्लस्टर सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं, इस क्लस्टर सैम्पलिंग को हम एरिया सैम्पलिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका पॉपुलेशन स्कैटर्ड होता है, मतलब आपको लार्ज पॉपुलेशन चाहिए एक तरह से, एंड उसमें लार्ज साइज ऑफ लार्ज सैंपल साइज चाहिए, एसएस मतलब सैंपल साइज चाहिए, लार्ज सैंपल साइज चाहिए, इसमें होमोजीनियस पॉपुलेशन चाहिए, एक जैसी चाहिए। एंड दूसरा इसमें क्या होता है कि लॉन्ग सर्वे, इसके लिए हमें बहुत लंबा सर्वे करना पड़ता है। तो इसका लास्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है, इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ सैंपल विच मेथड ऑफ कंट्रोलिंग विल यू अडॉप्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क है, मुझे आंसर लिख देना। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, द डेटा इज कलेक्टेड बाय एन ओरिजिनल पर्सन। फर्स्ट हैंड जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं या जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है जो कलेक्ट होके आती है पहली बार में, वो जो होती है प्राइमरी होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी होती है, इट इज कलेक्टेड एट सेकेंड हैंड। तो इसमें क्या इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ ए फर्म सेल्स और प्रोडक्शन होता है, नहीं। डेटा ऑब्टेन बाय फर्म या सर्वे, आप सर्वे में जो आप डेटा कलेक्ट करोगे वो तो सही सर्वे होगा ना, वो तो उसमें सच्चाई होगी, ओरिजिनल होगा तो वो भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, ये भी प्राइमरी डेटा होगा। लेकिन रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस जो आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से निकाल के पब्लिक को दोगे या कहीं उसकी इंफॉर्मेशन दोगे, तो वो आपका जो होता है सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम अनदर एंगल। देखिए बिब्लियोग्राफी लास्ट पेज पे होता है थीसिस या रिपोर्ट की, तो इट हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो बिब्लियोग्राफी से हेल्प ले सकते हैं और वो प्रॉब्लम को दूसरे परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। क्या रिसर्चर की वास्ट नॉलेज बताता है? नहीं। क्या ये ऑथेंटिक रिपोर्ट बनाता है? नहीं। क्या बिब्लियोग्राफी से आप जो रिपोर्ट बना रहे हो ऑथेंटिक हो जाएगी? नहीं, उसमें तो ये रेफरेंसेस को एक्चुअली शो करता है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड इन। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं दे आर नॉट मैनिपुलेटेड इन, तो इसमें दोनों आएगा, नॉर्मेटिव भी आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो भी आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y इट इज डिपेंडिंग अपॉन a, इट इज डिपेंड, ये आपका जो है इसको मैं क्या बोलूंगी कि जो y है इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस इनपुट ना, ये आउटपुट है ये इनपुट है, ठीक है। लेकिन b किसी पर डिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशनशिप ड्रॉ करना पड़ता है, कॉज एंड इफेक्ट की, कॉज की वजह से इफेक्ट हुआ या ठीक है वाइस वर्सा। तो जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो वहां एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कम्स इनटू प्ले। तो इसमें बस आपको इतना जानना है कि ये जो एक तो ये जो आपका एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च होती है, ये दो होती है द रिसर्च विच इज कैरिड आउट आफ्टर एन इंसिडेंट, और ये जो आपकी नॉर्मेटिव होती है, मैंने आपको नॉर्मेटिव बताया था प्रामाणिक, जो कि क्या करता है किसी इवैल्यूएशन को एक्सप्रेस करता है। ये क्या बताता है, कोई इवैल्यूएशन होता है, ये इवैल्यूएट करता है विच इज ट्रू और फॉल्स, विच इज गुड और बैड, विच इज बेटर और वर्स्ट, ठीक है। ये सब ये जज करता है, ये मूल्यांकन करता है, तो ये नॉर्मेटिव होता है। तो इन सब में क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है एक, उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो वेरिएबल्स आते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है। तो एक को हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं और एक को हम ट्रीटमेंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक को ट्रीटमेंट मिलती है एक को ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। आप कह सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है कि इसको ट्रीटमेंट मिलती है, और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, डज नॉट गेट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है अ रिसर्चर सेलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। देखिए टोटल पॉपुलेशन 100 है और इसमें से ये क्या कर रहा है कि सेलेक्ट कर रहा है प्रोबेबिलिटी, नहीं, प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 है लेट्स से, तो इसमें से ये 100 सेलेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सी टाइप की सैम्पलिंग होगी? स्ट्रेटिफाइड होगी, क्लस्टर होगी, रैंडम होगी या सिस्टमैटिक सैंपल होगा? देखिए आप ये बोल सकते हैं कि ये जो होगी ये आपकी सिस्टमैटिक सैंपल होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक सैंपल बोलेंगे, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो? क्लस्टर मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉपुलेशन लार्ज होती है, सैंपल साइज ज़्यादा होता है, हमें लॉन्ग सर्वे करना पड़ता है। स्ट्रेटिफाइड में हम स्ट्रेटा बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। रैंडम में हम क्या बोलते हैं? रैंडम हम कोई एक सैंपल हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, वो स्ट्रेटिफाइड में ही करते हैं। सिस्टमैटिक में क्या है कि इसने कहा है सेलेक्ट्स अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो इसको आप कोई ग्रुप में नहीं डिवाइड कर रहे हो, ना आप इसमें कोई सैंपल साइज ले रहे हो, आपने एक सिस्टमैटिक वे में आपने एक सैंपल कलेक्ट किया है, तो वो आपका एक सिस्टमैटिक सैंपल कहलाया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट है आपका, देखिए सिस्टमैटिक सैंपल में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या होता है, अ रैंडम सैंपल इज चूजन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि ए रैंडम सैंपल इज चूजन फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन से हम एक कोई भी रैंडम सैंपल चूज कर लेते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए 100 डेटा पॉइंट्स हैं, टोटल पॉपुलेशन अगर 1000 है और 100 डेटा पॉइंट्स हैं, तो विद इन दैट पॉपुलेशन इट वुड इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एवरी 10th डेटा पॉइंट। मतलब आप इसमें से हर 10th डेटा पॉइंट पे जब फोकस करोगे तभी आप इसमें से रैंडम सैंपल जो आप चूज कर रहे हो वो ठीक से आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टमैटिक का मतलब, सिस्टमैटिक हम किसे बोलते हैं? स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं ना, कि जैसे लर्न सिस्टमैटिकली, आप लेसन टॉपिक वाइज आप सिलेबस प्रिपेयर करो, तो वो सिस्टमैटिक हुआ ना। सीक्वेंस, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? सीक्वेंस वाइज। और हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जिसे बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कीजिए, वन बाय वन मेथड अडॉप्ट कीजिए। तो इसमें हम किसी भी बड़ी जनसंख्या के कोई भी अगर कलेक्शन हो रखा है तो उसमें से हम रैंडम सैंपल चूज करते हैं और फिर हम उसमें किसी भी पॉइंट को सेलेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट सेलेक्टिंग अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, इस ये जो 1000 जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन था और इसमें से आपने 100 किया, तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि पहले आप एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो। यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन इन इंक्रीजिंग वे starting point is selected first and then it in increased population में आप एक fixed starting point select करते हो and then obtaining subsequent observations, और उसमें क्या करते हो? subsequent आप उसमें observations करते हो, subsequent observations by using constant interval। मैंने आपको ये बताया भी था, मैं दोबारा बता रही हूँ, by using constant इंटरवल बिटवीन सैंपल्स टेकन। इससे क्या समझ में आता है आपका? अगर मैं ये जो लिख रही हूँ उससे कुछ समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टमैटिक सैंपल है, जब हम किसी भी लार्ज साइज पॉपुलेशन में से कोई रैंडम सैंपल ऐसी चूज करते हैं तो पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर देते हैं उसका इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हमने यहाँ 100 से स्टार्ट किया तो ये इसका क्या हो गया? फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम 100 लिया तो एवरी 10th डेटा पॉइंट पे कंसिडर करेंगे। मान लीजिए हमने 100 लिया तो हम इसके बाद 110 ले रहे हैं या 120 ले रहे हैं या 130 ले रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट हम ऑब्जर्वेशंस पे फोकस कर रहे हैं, जहां पे हम जो सैंपल्स के बीच में, जिससे से 100 लिया, 110 लिया, 120 लिया, तो इन सैंपल्स के बीच में जो कांस्टेंट इंटरवल आ रहा है उसको हम चूज करके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें इतना कुछ रिजल्ट आया था, तो इसके बाद ये रिजल्ट कितने टाइम्स में इसका रिजल्ट घटा या बढ़ा एक्यूरेसी, इसमें कितने टाइम्स घटी एक्यूरेसी या एफिशिएंसी कितने टाइम्स बढ़ी, तो ये सब हम करते हैं। तो दिस इज योर सिस्टमैटिक सैंपल, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक सैंपल, ठीक है।
मेनली हम ये भी कहते हैं कि जब पॉपुलेशन फाइनाइट होती है तब भी हम सिस्टमेटिक सैंपल यूज करते हैं। पॉपुलेशन जब फाइनाइट होती है तब भी हम सिस्टमेटिक सैंपल यूज करते हैं। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल विच इज इंडिपेंडेंट टू एनीवन, तो उसका जो दूसरा नाम होता है एक्सपेरिमेंटल भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, इसको ट्रीटमेंट मिलती है, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, फिर हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मेथड्स ढूंढते हैं, कौन कौन से मेथड्स एप्लीकेबल हैं, फिर हम इसमें से रिजल्ट्स बनाते हैं, है ना, ये सब हम करते हैं। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि प्योरली रैंडमली बेसिस होता है, अगर ठीक है रैंडमली बेसिस होता है फॉर एवरी असाइनमेंट, अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो सैंपल्स आर असाइन्ड इन इक्वल इंटरवल। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको 3 नाम हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल, ट्रीटमेंट और मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड को मॉडिफाइड भी कहते हैं। तो मेनली हम क्या करते हैं कि हम मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है तो वी असाइन सब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स, मान लीजिए ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो हम क्या करते हैं प्योरली रैंडमली बेसिस पे हम हर एक असाइनमेंट करते हैं। फॉर एवरी असाइनमेंट हम प्योरली रैंडमली बेसिस चूज करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपका रिड्यूस हो रहा है तो सैंपल नंबर्स जो होते हैं दे आर असाइंड अनइक्वली। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसमें से आपने कुछ सैंपल कलेक्ट किया, फिर इसमें से कुछ सैंपल कलेक्ट किया, तो अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं तो हम जो भी सैंपल लेंगे वो उसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो इक्वली चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ अकर करेगा या अनइक्वल चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ अकर करेगा। तो उस कंडीशन पे हमें दोनों कंडीशंस को देखना होता है। ठीक है, तो थैंक यू, मैं यही बोलूंगी। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।